हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक व्यवस्था। देखिए, आर्थिक व्यवस्था कहीं ना कहीं आज के सामाजिक जीवन के एक मूलभूत इकाई बन चुकी है। समाजशास्त्री हैं, उनके हिसाब से समझ लेते हैं या फिर उनके परिभाषा के अनुसार हम आर्थिक व्यवस्था को समझेंगे। जैसे पहले हैं समाजशास्त्री पेनिंगटन है, इनके अनुसार आर्थिक प्रणाली लोगों की भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उत्पादन की व्यवस्था है, वितरण पर नियंत्रण और समुदाय में स्वामित्व के अधिकारों और साथ ही दावों को निर्धारित करती हैं। और समाजशास्त्री मजूमदार और मदान के अनुसार जीवन के दिन प्रतिदिन की जो अधिक आवश्यकताओं को कम से कम परिश्रम से पूरा करने हेतु मानव संबंध और प्रयत्नों को जो नियमित होता है कार्य और संगठित करना ही जो कार्य करते हैं उसे संगठित करना ही अर्थव्यवस्था है। तो इस तरह से और एक समाजशास्त्री है, उनका तो मानना है कि अर्थव्यवस्था का संबंध उन कार्यकल्पों से है जिससे लोग अपने साधनों भौतिक और अभौतिक दोनों ही अर्थव्यवस्था से है और उनके विभिन्न उपयोग से भी है। कुछ को तो ये चुनते हैं, कुछ को तो अनावश्यक भी करना पड़ता है आर्थिक व्यवस्था के अंदर, ताकि दिन प्रतिदिन के जो उद्देश्य की पूर्ति है जो उसके लिए सीमित साधनों का जो आदान प्रदान या लेन देन है उसे कर सके। यानी कि कुल मिला जुला के चाहे मजूमदार हो या फिर पेडिंगटन हो या लेसी मेयर, इन सभी को ये कहना है कि मनुष्य को जीवन के रहने के लिए यानी या फिर जो ये मनुष्य जीवन है इसे जीवित रखने के लिए ही या फिर जीवन जीने के लिए अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। इसलिए उसे कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं, यानी तो भोजन वस्त्र और मकान है इन्हें प्राप्त करने के लिए और इन सब से जुड़ी हुई आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह से इसके लिए जो इनके अंतर्गत जो प्रयत्न करते हैं या फिर ये प्रयत्न जो किए जाते हैं ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को जन्म देते हैं, क्योंकि भोजन वस्त्र और निवास और इन सब से जुड़ी हुई भौतिक चीज़ों जो मनुष्य जीवन चाहता है अपने जीवन में, ये कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था को जन्म देने की मूलभूत इकाई हैं। तो इस तरह से ये आर्थिक व्यवस्था को जन्म देते हैं। समाजशास्त्रियों ने इसे दो समाजों में बांटा है। पहला तो सरल या फिर आदिम समाज की अर्थव्यवस्था कहते हैं, दूसरे को आधुनिक या फिर जटिल समाज अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए, आदिम समाज अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तो समाजशास्त्रियों ने पॉइंट टू पॉइंट ये बताने की कोशिश की है कि पहले के लोगों के पास न उतनी तकनीकें थी, न उतना उत्पादन की जो क्षमताएं हैं जो आधुनिक समय में अब हो चुकी हैं, जो कह सकते हैं कि प्राकृतिक गुण के साथ साथ अब रासायनिक गुण भी मिला दिए जाते हैं ये पेड़ पौधों या फिर साग सब्जियों के बीए के साथ, तो उत्पादन ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये चीज़ पहले नहीं पाई जाती थी। आज के आधुनिक समय में बड़ी बड़ी मशीनें हैं, लेकिन पहले के समय में क्या था कि जो कुल्हाड़ी हंसिया कुदाल या फिर खुरपी ऐसे साधनों से ही जो बल शक्ति के साथ ही उत्पादन क्रिया करते थे। मछली पालन की पशुपालन थे वो भी कहीं ना कहीं मशीनीकरण उनमें भी नहीं था, तो वो उत्पादन उतना नहीं हो पाता था जितनी उस समय की जनसंख्या प्रणाली थी। और कहीं ना कहीं उस समय की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो विनियम पे चलती थी, यानी समाज आपस में ही जो जिसके पास जो कुछ भी होता था वो आदान प्रदान करके चलते थे। एक तो पहला अपने शरीर या फिर अपने पेट को भरना है, दूसरा हमें जीवित रहना है। तो उनसे जितना हो सकता था वो इस चीज़ के लिए ही उसके अंतर्गत ही इर्द गिर्द कार्य करते थे। लेकिन आज के जटिल समाज या फिर आधुनिक समाज में अर्थव्यवस्था एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य बन चुका है। और इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट समझे से पहले पॉइंट में संपत्ति व्यक्ति अधिकाधिक बना के रखना चाहता है अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। हालांकि प्राचीन समाज में उतना नहीं था जितना आज के जटिल समाज में है। और दूसरे पॉइंट में बताते हैं समाजशास्त्री द्रव्य एवं शाखा। देखिए, द्रव्य यानी मुद्रा से लिया गया, शाखा यानी कि जो कागजी कार्य होते हैं उससे रिलेटेड है। तो इस तरह से दूसरे पॉइंट में समाजशास्त्री ये बताते हैं कि द्रव्य की तो कुछ ना कुछ उस समय प्रचलन था आदिम समाज में या पहले प्राचीन समाज में, लेकिन आज के समाज में द्रव्य की और जो ये शाखा की है ये ज़्यादा बढ़िया। शाखा तो प्राचीन समाज में बिल्कुल नहीं थी, ये तो आधुनिक समाज की देन है, क्योंकि ये कागजी काम कहीं ना कहीं आधुनिक समाज से ही शुरू हुआ है।
तो इस तरह से ये जटिल समाज की दूसरी व्यवस्था है आर्थिक स्थिति से लेकर। और वहीं तीसरे पॉइंट में बताते हैं फैक्ट्री प्रणाली। देखिए फैक्ट्री प्रणाली भी जो है, जो बड़े बड़े आजकल पेट्रोल, कोयला, बिजली, अणु शक्ति ये सभी उत्पादन करते हैं, इनमें जो कहीं ना कहीं ये आर्थिक व्यवस्था का एक जटिल समाज का मुख्य कार्य है। चौथे पॉइंट में बताते हैं समाजशास्त्री निगमन। तो देखिए निगमन का अर्थ ही कहीं ना कहीं संस्था है। तो ये संस्थाएं ही कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति है इसे बनाए रखने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, क्योंकि बड़े बड़े इंजीनियर को जब ये हायर करती हैं, उनके द्वारा अपने कंपनियों को बनाती हैं, तो कहीं ना कहीं एक केंद्र बिंदु बन जाते हैं आर्थिक स्थिति को बनाने के लिए। वहीं पाँचवें पॉइंट में समाजशास्त्री मजदूर प्रणाली को रखते हैं। देखिए आर्थिक स्थिति में मजदूर प्रणाली एक बहुत ही क्रांतिकारी प्रणाली है, क्योंकि औद्योगिकरण क्रांति के बाद मजदूरी प्रणाली एक दृढ़ व्यवस्था बन गई है। इससे मजदूर और मालिक के बीच एक खाई पैदा हो गई है और साथ ही श्रम और पूंजी से संघर्ष उत्पन्न हो गया है। मजदूर प्रणाली दो प्रकार की पाई जाती है, जितना कम उतना दाम, और दूसरे में समय के आधार पर जटिल समाज की अर्थव्यवस्था की देन है। और छठे पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं मजदूर संघ एवं मालिक संघ। देखिए आधुनिक मजदूरी प्रणाली में जब मालिक और मजदूरों के हित टकराने लगते हैं तो दोनों ने अपने अपने हितों की रक्षा के लिए संगठन बना रखे हैं, और टाइमिंग, भुगतान, इतना घंटे हम काम करेंगे, इतना हमें भत्ता चाहिए। तो इस प्रकार मजदूर संघ और मालिक संघ आज की प्रमुख आर्थिक संस्था बन चुकी हैं। और छठे में कहते हैं ठेका। देखिए आधुनिक युग में कई कार्य जैसे सड़क निर्माण, पुल निर्माण, भवन निर्माण, ये सभी ठेके द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये भी इस जटिल समाज की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक आवश्यक प्रणाली है। और दूसरी ओर प्रतियोगिता। देखिए आज के जटिल समाज की अर्थव्यवस्था के कारण कहीं ना कहीं ये जो प्रतियोगिता है ये उत्पन्न हुई है। 9वें पॉइंट में समाजशास्त्री एकाधिकार देते हैं। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एकाधिकार भी एक प्रमुख संस्था है, क्योंकि मध्य युग में बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदने और एकत्रित करने रखने के लिए बड़ी औद्योगिक कंपनियां शुरू की। औद्योगिकरण ने एकाधिकार को विकसित किया है। तो 10वां पॉइंट है वो है सहयोग। देखिए इसके अंतर्गत क्या है कि आज के युग में बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए मालिक और मजदूर, विक्रेता और क्रेता में बहुत ही सहयोग आपस में बनते हैं। 11वें पॉइंट में विशेषीकरण बताते हैं। और देखिए विशेषीकरण आज की अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख संस्था है, क्योंकि विशेषीकरण में एक व्यक्ति किसी एक ही कार्य का विशेषज्ञ होता है। आज हमें अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में विशेषीकरण देखने को मिलता है, वो चाहे वाणिज्य हो या फिर किसी भी प्रकार का हो। इसी तरह से 12वां पॉइंट समाजशास्त्रियों ने बताया जटिल समाज अर्थव्यवस्था के अंतर्गत श्रम विभाजन। देखिए कार्य को शीघ्र संपन्न करने के लिए कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग इकाइयों में और व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं, जिसे श्रम विभाजन कहते हैं। और 13वें पॉइंट में बताते हैं समाजशास्त्री वितरण प्रणाली। देखिए इसके अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं का वितरण किसी प्रकार से, इस संबंध में भी प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था में कुछ प्रथाएं और नियम बनाए गए हैं। जैसे फैक्ट्री प्रणाली में एक स्थान पर उत्पादन होता है और उसके उचित वितरण की व्यवस्था भी वही करते हैं। तो इस तरह से ये वितरण प्रणाली जटिल समाज की आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत पाई जाती है। इस पॉइंट के अंतर्गत समाजशास्त्री ये कहना चाहते हैं कि बाजार और विनियम, देखिए ये दोनों प्रणालियाँ, बाजार और स्थान है जहाँ वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, भाव मोल होते हैं वो भी तय होते हैं बाजार के अंतर्गत ही, और पैसे का लेन देन होता है। बाजार स्थायी अस्थायी, सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के, मतलब इन सभी प्रकार के होते हैं, और छोटे बड़े अनेक प्रकार के हो सकते हैं। बाजार में वस्तुओं का विनिमय वस्तु के बदले या मुद्रा के बदले हो सकता है, लेकिन वर्तमान समय में यह कार्य शाखा बैंक और मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है।